नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कृष्णा नदी की, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। अगर हम कृष्णा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से होता है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, मूसी कृष्णा नदी की बाईं ओर से सहायक नदी है। अगर हम कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि भीमा, मूसी, डिंडी ये ऐसी नदियां हैं जो कृष्णा नदी में बाईं ओर से आकर मिलती हैं। और अगर हम दाईं ओर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना ऐसी नदियां हैं जो कृष्णा नदी में दाहिनी दिशा से मिलती हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस पुल आउट ऑफ कृष्णा वाटर केस। तो आप सभी को पता होगा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और इस सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, जस्टिस चंचूड़ और जस्टिस बोपन्ना ने अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। और यहाँ पर इन दोनों का ये कहना है, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जस्टिस चंचूड़ महाराष्ट्र से आते हैं और जस्टिस बोपन्ना कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और इसीलिए इन दोनों जजेस ने खुद को इस केस से अलग किया है ताकि इस केस की सुनवाई सही तरीके से हो सके और इन पर कोई भी आरोप ना लगाया जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेकेदातु नदी परियोजना किसके बीच विवाद का विषय है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है मेकेदातु नदी परियोजना की। और यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि मेकेदातु कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। और यहाँ पर कर्नाटका के द्वारा एक बांध बनाने की योजना है, जिसको लेकर के कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में विवाद पैदा हो गया है। यानी कि यह जो विवाद है वह कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। यह जो परियोजना है जिसको कि कर्नाटक सरकार बनाना चाहती है, यह लगभग 9,000 करोड़ की परियोजना है, जिसका लक्ष्य बेंगलुरु शहर को पीने का पानी आपूर्ति करना है। इसके साथ साथ इस परियोजना से लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि 2018 में तमिलनाडु ने परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटका और तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर कर्नाटका की सरकार के द्वारा 30 कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर किया गया है। इन नेताओं के द्वारा एक पदयात्रा निकाली जा रही है इस परियोजना के सपोर्ट में। लेकिन यहां पर कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए कर्नाटक सरकार के द्वारा इसकी इजाजत नहीं दी गई है। और यहां पर इसी को देखते हुए 30 कांग्रेसी नेताओं पर कर्फ्यू के अनदेखी के नाम पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताशकंद घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है ताशकंद घोषणा की। और आप सभी को याद रखना है कि ताशकंद घोषणा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक शांति समझौता है। और यह समझौता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था,
जो उस समय सोवियत गणराज्य का हिस्सा था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1971 के युद्ध के नहीं बल्कि 1965 के युद्ध के बाद यह समझौता हुआ था। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, ताशकंद घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में संघर्ष की किसी भी संभावना पर रोक लगाने में विफल रही है। अगर हम इस घोषणा की बात करें तो इसका मूल उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध बिगड़े हैं उसको सुधारना, इन देशों के बीच में आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बहाल करना। यहाँ पर यह घोषणा की गई थी कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जो भी मुद्दे हैं इन दोनों देशों के बीच में उसे बातचीत के आधार पर सुलझाया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1965 के बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। इसके अलावा कारगिल में भी युद्ध हुआ और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ताशकंद घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में संघर्ष के किसी भी संभावना को रोकने में विफल रही है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र और बाकी समाचार पत्रों में आया है। आप सभी जानते हैं कि 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष उन्हें 56 डेथ एनिवर्सरी पर पूरे देश के द्वारा याद किया गया और इसी को आधार बनाकर यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथन किसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। यहाँ पर दूसरा कथन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और यहाँ पर जो तीसरा कथन है उसमें यह कहा गया है कि उनके सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया था। उनके द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई जो कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। स्वामी विवेकानंद के सम्मान में भारत सरकार ने 1984 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती है, यानी कि उनका जन्मदिन है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की चर्चा हो रही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज पीआईबी में आया है जहां पर यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल 12 जनवरी को शुरू किया जाएगा और इसी को आधार बनाकर यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब विगत वर्ष में पूछे गए एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं और यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। अगर हम ट्रिप्स समझौते की बात करें तो यह समझौता बौद्धिक संपदा के अधिकार को लेकर के है। भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यहाँ पर जो भी एजेंडा है उसे पूरा करने के लिए भारत के द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के द्वारा भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों से जुड़े हुए मामलों को देखा जाता है, यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज पीआईबी में आया है जहां पर पीयूष गोयल जी के द्वारा यह कहा गया है कि भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में खुद को 25वें स्थान के अंदर लाना है, यानी कि जो दुनिया के टॉप 25 देश होते हैं
उसकी सूची में भारत को शामिल करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। आप सभी जानते होंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंकिंग है वह 46 थी और यहाँ पर भारत ने 2020 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर हम भारत के प्रदर्शन की बात करें तो 2015 में इसी सूचकांक में भारत का जो रैंक था वह 81 था। अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पर हमने एक लंबी छलांग लगाई है और भारत का स्थान अभी 46 है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अंतरिक्ष जैसे वैज्ञानिक विभागों ने राष्ट्रीय नवाचार इकोसिस्टम को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण भारत के रैंकिंग में इतना सुधार देखने को मिला है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैश्विक नवाचार सूचकांक को दुनिया भर की सरकारों के द्वारा अपने देश में सामाजिक और आर्थिक प्रगति के आकलन के आधार पर देखा जाता है। यानी कि जो भी देश यहाँ पर अच्छा करता है उससे यह पता चलता है कि उस देश में सामाजिक और आर्थिक जो तरक्की है वह काफी अच्छे तरीके से हो रही है। और यहाँ पर वैश्विक नवाचार सूचकांक ने खुद को विभिन्न सरकारों के लिए एक नीति उपकरण के रूप में स्थापित किया है, जो उनके देश की मौजूदा स्थिति के बारे में उनको बताता है। और इसीलिए अगर भारत यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करता है तो इसका मतलब ये है कि भारत में भी सामाजिक और आर्थिक प्रगति हो रही है, जिससे कि भारत में निवेश को बढ़ाया जा सकता है। और इसी को देखते हुए नीति आयोग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आदि में नवाचार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और उन्हीं प्रयासों में एक प्रयास है भारत नवाचार सूचकांक। भारत नवाचार सूचकांक में नीति आयोग के द्वारा इस आधार पर रैंकिंग दी जाती है कि कौन सा राज्य अपने यहाँ नवाचार को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि हमारे देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए माहौल बन सके। और इसी को लेकर के इस न्यूज़ में चर्चा की गई है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, उसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े हुए हैं, आप उन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।